ये सच्ची कहानियां हैं जो आधिकारिक रिपोर्टों और गवाहों के बयानों पर आधारित हैं। ट्रांस एयर फ्लाइट 671 लक्जमबर्ग एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रही है। फोरकास्ट कह रहा है कि घंटे में मौसम खराब हो जाएगा। एल्प्स के ऊपर तो होता ही है, आम बात है। कैप्टन इंगमार बर्गलैंड स्वीडिश पायलट हैं जो एक दशक से ज्यादा समय से बोइंग 707 उड़ा रहे हैं। कैप्टन पहले मिलिट्री पायलट रह चुके थे और उसके बाद की अपनी वर्किंग लाइफ में उन्होंने फ्लाइट ही उड़ाई थी। Cabo 671, you are cleared for takeoff. Runway 24. 671 cleared for takeoff. Roger. फर्स्ट ऑफिसर मार्टिन एमरी एक काबिल ब्रिटिश पायलट हैं जो इंस्ट्रक्टर और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रह चुके हैं। Ready to go. आम तौर पर हम रात में रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, एयरक्राफ्ट की सर्विस करते हैं, रिफ्यूलिंग करते हैं और लक्समबर्ग वापस जाने के लिए तैयार होते हैं। उस फ्लाइट और उसके जैसी दूसरी फ्लाइट में फर्क ये था कि वो फ्लाइट हमने दिन में उड़ाई थी। We won. 170. Rotate. फ्लाइट इंजीनियर टेरी बून पायलट्स को असिस्ट कर रहे हैं। उनका बैकग्राउंड भी कार्गो चार्टर फ्लाइंग, पैसेंजर चार्टर फ्लाइंग का ही था। बोइंग 707 के उनके फ्लाइंग आवर्स काफी ज्यादा थे और उन्हें सारे रास्तों का पता था। बोइंग 707 कार्गो प्लेन लक्समबर्ग से कानो नाइजीरिया तक 7 घंटों का सफर तय करेगा। बोइंग 707 सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट्स में से एक था। वो लंबी दूरी की उड़ानों वाले प्लेन में सबसे बेहतर था। एल्प्स के ऊपर मौसम खराब हो रहा है। फ्लाइट 671 क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचती है। अचानक वो दाईं ओर घूम जाती है। कैप्टन प्लेन को लेवल करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। अगर कैप्टन ने उतनी तेजी से रिएक्ट ना किया होता तो एयरक्राफ्ट उल्टा हो सकता था। इंजन फायर! 3 और 4 नंबर के इंजन में शायद आग लग गई है। Mayday, mayday, mayday! Request descent for radar landing. Roger. Turn left heading south to Marseille. एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फ्लाइट 671 को 120 किलोमीटर दूर मार्से एयरपोर्ट जाने के लिए कहता है। आप लेफ्ट मुड़िए 180। ओके। उन्हें काफी राहत मिली जब वो बादलों से नीचे आए और उन्हें आसपास पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे। पर जब फर्स्ट ऑफिसर राइट विंग को चेक करते हैं तो ये राहत ज्यादा देर नहीं रहती। राइट विंग के दोनों इंजन्स गायब हैं। क्या? दोनों इंजन्स? हाँ। किसी एयरक्राफ्ट का एक इंजन प्लेन से अलग हो जाना बहुत ही बुरा होता है। तो जरा सोचिए, अगर प्लेन के दोनों इंजन प्लेन से अलग हो जाएं तो ऐसे में हालात कितने बुरे हो जाएंगे। अब 2 लेफ्ट इंजन्स ही काम कर रहे हैं तो प्लेन को संभालना बहुत मुश्किल है। जब राइट विंग के दोनों इंजन खराब हो जाएं और आपको लेफ्ट विंग से बहुत ज्यादा थ्रस्ट मिल रहा हो तो ऐसे में प्लेन दाईं ओर मुड़कर बहुत ज्यादा ताकत के साथ रोल करेगा और ऐसे में एयरप्लेन को बाईं ओर मोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। टर्न कीजिए 180। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूं। ऐसा करना कैप्टन की फिजिकल कैपेबिलिटी से बाहर की बात होती है। कैप्टन बर्गलैंड किसी तरह प्लेन को मार्से की ओर मोड़ते हैं और दोनों लेफ्ट इंजन्स की पावर कम करते हैं। उन्हें लेफ्ट इंजन्स की पावर को कम करना पड़ा ताकि उन्हें हवा में रहने में मदद मिल सके और उस डायरेक्शन में जा पाएं जिसमें उन्हें जाना है। बदकिस्मती से इसका मतलब था कि वो और तेजी से नीचे आएंगे। एयर स्पीड क्रू की इकलौती चिंता नहीं है। मुझे मार्से के मौसम की जानकारी चाहिए थी ताकि मैं प्लान बना सकूं कि मुझे डायरेक्ट लैंडिंग करनी है या सर्किट लैंडिंग या कोई तीसरा तरीका ढूंढना है। Mayday, 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 671, request weather. एयरफील्ड पर बारिश हो रही है। 2 octus stratocumulus 500 feet. ओह नहीं नहीं,
थंडर क्लाउड्स और टर्बुलेंस का खतरा लैंडिंग को और मुश्किल बना देगा। उस ऊंचाई पर थंडरस्टॉर्म के बीच लैंड करना बेहद खतरनाक था। उस वक्त कोई प्लान भी नहीं था, हमारे पास कोई और तरीका नहीं था और हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। हमें लैंडिंग के लिए रनवे चाहिए था और वो भी जल्द से जल्द। फिर क्रू को कुछ नजर आता है। मैंने सामने मौजूद बादल के नीचे देखा तो मुझे एक ब्लैक टर्मैक दिखाई देने लग गया। वही था रनवे। कैबो 671 हमारे सामने एयरफील्ड है। ये कौन सी एयरफील्ड है? मिलिट्री एयरफील्ड है, 0 डिग्री एंगल पर 10 किलोमीटर दूर है। मिलिट्री एयरफील्ड, मेडे, ट्रैफिक 671। फर्स्ट ऑफिसर ईस्ट्रे एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करते हैं। 671 दिस इज ईस्ट रे। ईस्ट्रे लटूबे एयरबेस मार्सेई से नॉर्थ वेस्ट में है। क्रू ने प्लेन के फ्लैप्स को नीचे कर दिया है और वो लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। व्हील्स को नीचे करके लॉक किया और फ्लैप्स को भी नीचे किया ताकि कैप्टन बर्गलन प्लेन को रोल होने से रोक पाए। पर जैसे ही वो फ्लैप्स को एक्सटेंड करते हैं, मुसीबत आ जाती है। और फिर एक और बड़ा धमाका हुआ जिससे हम दाईं ओर की तरफ झुकने लग गए। टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट। कोशिश कर रहा हूँ। लैंडिंग के लिए लेफ्ट लीजिए। लेफ्ट टर्न। हाँ। रनवे मिस हो गया। अब उनके सामने और भी बड़ी चुनौती है। 671 प्लेन में आग लगी है। आई रिपीट, आग लगी है। हमें एक और रनवे चाहिए। क्रू फैसला करता है कि वो चक्कर लगाकर रनवे के दूसरी ओर लैंड करेंगे, लेकिन अब कैप्टन के पास प्लेन को मोड़ने की ताकत नहीं बची है। फर्स्ट ऑफिसर को कुछ सूझता है। थ्रॉटल्स को एडजस्ट करके प्लेन को रनवे की ओर मोड़ा जा सकता है। नंबर 1 की पावर कम करने और नंबर 2 की बढ़ाने से एयरप्लेन बाईं तरफ मुड़ गया। इससे वो रनवे की तरफ जा पाया। वो चमत्कार से कम नहीं था। उन्हें प्लेन को लैंड करवाना होगा इससे पहले कि विंग पूरी तरह जल जाए। प्लेन आखिरकार जमीन पर आ जाता है, लेकिन उसका लैंडिंग गियर ब्रेक फेल हो जाता है। इंजन 2 को रिवर्स कर रहा हूं। उन्होंने लेफ्ट इंजन यानी कि नंबर 2 इंजन को रिवर्स किया, जिससे उनकी तेज स्पीड कुछ कम हुई, लेकिन इससे प्लेन रनवे से बाहर बाईं ओर आ गया। हम खुशकिस्मत थे। मैं यही कह सकता हूँ कि ऊपर वाले का शुक्र है कि हम उस फ्लाइट को उड़ा रहे थे सुबह के वक्त। क्रू की बदौलत फ्लाइट 671 सिर्फ 2 इंजन के साथ लैंड कर जाती है। अब सवाल यह है कि बाकी के 2 इंजन्स का क्या हुआ? बर्बाद हो चुके 707 को एक हैंगर ले जाया जाता है, जहां फ्रांस की एयर इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी PEA उसकी जांच करती है। उनके सामने एक बड़ा सवाल है, फ्लाइट 671 के 2 इंजन्स प्लेन से अलग कैसे हो गए? 4 में से 2 इंजन का विंग से अलग हो जाना एविएशन की हिस्ट्री में शायद पहली बार होने वाली घटना थी। इन्वेस्टिगेटर्स को यह भी जानना है कि आग कैसे लगी। मुझे यहाँ कुछ मिला है। उन्हें 707 के लेफ्ट विंग में उसका जवाब मिल जाता है। केबल लूम के इन तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ है। जब इंजन विंग से अलग हुए तो उनके साथ इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी अलग हो गई। उनमें से कुछ में तो उस वक्त भी पावर मौजूद थी। जब फ्लैप्स एक्सटेंड हुए तो लीक होता फ्यूल लाइव वायर्स के कांटेक्ट में आ गया और उनमें आग लग गई।
इन्वेस्टिगेटर्स को प्लेन के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से और जानकारी की उम्मीद है। ऐसा लग रहा है जैसे इंजन 3 और 4 यहाँ तक थ्रस्ट पैदा कर रहे हैं। ये यहाँ तक। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से पता चला कि एयरक्राफ्ट से अलग होने के दौरान इंजन बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहे थे। ये रहा फ्लाइट पाथ। ओके। बीईए इंजन्स को ढूंढने के लिए एक टीम को प्लेन के रूट पर भेजती है। 24 घंटों के अंदर दोनों इंजन एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर मिल जाते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स को इंजन 800 मीटर की दूरी पर मिल जाते हैं, यानी काफी करीब। इससे लग रहा है कि इंजन एक साथ ही प्लेन से अलग हुए होंगे। टीम को इंजन्स के आने का इंतजार है। इस बीच वो ये देखती है कि मौसम किस हद तक हादसे का कारण रहा होगा। वो जानकारी के लिए क्रू से बात करते हैं। आपने कहा टर्बुलेंस से बचने के लिए ऊपर जा रहे थे, मौसम खराब था? हाँ, ऐसे मौसम में मैं दोबारा नहीं उड़ाना चाहूंगा। इन्वेस्टिगेटर्स सोच रहे हैं कि क्या उतनी टर्बुलेंस 707 से इंजन को अलग करने के लिए काफी थी। देखते हैं इंजन से क्या पता चलता है। सुनिए बॉस, इन्वेस्टिगेशन में एक नया सुराग मिलता है। इंजन 4 पर ये डेंट दिख रहे हैं? इसकी शेप और डायमीटर इंजन 3 के डेंट से बिल्कुल मेल खाता है, और ये वाइट पेंट भी। डेंट की शेप और नंबर 1 इंजन से वाइट पेंट दूसरे इंजन पर ट्रांसफर हो रहा था। मतलब नंबर 3 इंजन नंबर 4 इंजन से टकरा गया और उसे अलग कर दिया। इन्वेस्टिगेटर्स को अब पता लगाना है कि नंबर 3 इंजन अलग क्यों हुआ। हर इंजन एक पायलॉन से अटैच्ड होता है। पायलॉन को 4 बड़ी फिटिंग्स के जरिए विंग से जोड़ा जाता है। फ्लाइट 671 की उड़ान के दौरान नंबर 3 इंजन की सभी फिटिंग्स टूट गईं, लेकिन एक फिटिंग कुछ अलग लग रही है। 4 में से 3 फिटिंग इसकी तरह टूट गई। आप देख सकते हैं कि वो स्ट्रेस के कारण टूट गई। ये मिड स्पार फिटिंग थोड़ी अलग है। यहां डिस्टॉर्शन है। ये फटीग फ्रैक्चर के कारण टूटी है। समय के साथ इंजन 3 की मिड स्पार फिटिंग मेटल फटीग के कारण आए क्रैक के चलते कमजोर हो गई थी। जब ये टर्बुलेंस के कारण टूटी तो दूसरी फिटिंग भी टूट गई। इन्वेस्टिगेटर्स कमजोर फिटिंग की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जांच करते हैं। ये छोटे मार्क्स देखो, ये किस चीज के हैं? ये कोरोजन पिट मार्क्स हैं। कोरोजन पिट छोटे छोटे होल होते हैं जो कि मेटल पर पानी पड़ने के कारण बन जाते हैं, और उसके बाद होता यह है कि उन पर कोरोजन हो जाता है। और इस मामले में कोरोजन पिट्स क्रैक में बदल गए और इससे मिड स्पार फिटिंग में फ्रैक्चर हो गया। मेंटेनेंस टीम को ये चीज क्यों नहीं दिखाई दी? मेंटेनेंस रिकॉर्ड से टीम को पता चलता है कि हादसे से पहले प्लेन ने 2 साल के वक्त में 2 मेंटेनेंस चेक्स को पास किया था। मेंटेनेंस चेक में खामी दिख जानी चाहिए थी। क्या इंस्पेक्शन प्रोसेस में कोई गड़बड़ थी? इन्वेस्टिगेटर्स एक मेंटेनेंस सुपरवाइजर से पूछते हैं कि फ्लाइट में इंजन फिटिंग्स अप्रूव कैसे होती हैं। आप फिटिंग को कैसे इंस्पेक्ट करते हैं? एक विजुअल इंस्पेक्शन करनी होती है कि कहीं फिटिंग के सरफेस पर कोई दरार वगैरह तो नहीं है। और वेल, क्रैक फिटिंग के अंदर भी पड़ सकते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आप उन क्रैक को तब तक नहीं देख सकते जब तक आप विंग से इंजन और पायलन को अलग ना करें। बोइंग में मिड स्पार फिटिंग को डिसेंबल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। उनके रिस्क असेसमेंट में कहा गया कि इतने पुराने एयरफ्रेम में ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। और भी फिटिंग में क्रैक्स वाले 707 हो सकते हैं जिनका किसी को पता ना हो। हाँ। 1992 तक ज्यादातर 707 को पैसेंजर्स को ले जाने के हिसाब से बहुत पुराना मान लिया गया और उन्हें माल ढोने के काम में इस्तेमाल किया जाने लगा।
हमें एक्शन लेना होगा जिससे ये दोबारा ना हो। इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि मिड स्पा फिटिंग में आई एक दरार ने ट्रांस एयर फ्लाइट 671 के क्रू की जान लगभग ले ही ली थी। अगर क्रू ने जज्बा ना दिखाया होता तो प्लेन कभी भी ईस्ट्रे एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाता। उस फ्लाइट का क्रू एयरक्राफ्ट को कोई जीती जागती चीज समझ रहा था जिसे वो ऐसी कगार पर पहुंचाना नहीं चाहते थे जहां उसके चिथड़े उड़ जाए। उन्होंने उस डैमेज्ड प्लेन पर ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस नहीं दिया और इस तरह उन्होंने उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। ये पायलट के जज्बे और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत को दिखाता है जो उनमें एक साथ दिखाई दी। पीईए सुझाव देती है कि मिड स्पा फिटिंग्स की इंस्पेक्शंस को सुधारा जाए ताकि छिपे हुए क्रैक को डिटेक्ट किया जा सके। FAA मिड स्पार फिटिंग्स को नई और इम्प्रूव्ड मिड स्पार फिटिंग्स से बदलने के लिए कहती है, जिसमें इंस्पेक्शंस की जरूरत नहीं होती। 1992 में ट्रांस एयर कार्गो 671 के क्रू को बेहतरीन एयरमैनशिप के लिए ह्यू गॉर्डन बर्ज अवार्ड मिला। मुसीबत के समय आप बैठकर ये नहीं सोचते कि मैं कौन सा बटन दबाऊं, बल्कि आपको एयरप्लेन को इस तरह कमांड देनी होती है जो आप उससे करवाना चाहते हैं। आप चाहे प्रोफेशनलिज्म कहिए या फिर जज्बा, उन्होंने अपनी काबिलियत से हालात को संभाला, उन्होंने सर्वाइव किया और अपनी जान बचाई। जब एक और क्रू पोर्चुगल के ऊपर अपने एयरप्लेन का कंट्रोल खो देता है तो प्लेन को लैंड कराने के लिए उन्हें अपने अंदर की आवाज को नजरअंदाज करना पड़ता है। एयर एस्टाना फ्लाइट 1388 लिस्बन पोर्चुगल से 24 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में मौजूद एल्वेर्को दू रिबातेजू के एयरबेस से उड़ान भरने वाली है। बिफोर टेक ऑफ चेकलिस्ट। रॉजर। 40 साल के व्याशास्लाव आउशेव कैप्टन हैं। ये एयर अस्ताना के साथ पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं। फ्लैप्स। 32 साल के बाउरजान कराशुलावकोव फर्स्ट ऑफिसर हैं। सेट फॉर टेक ऑफ। प्लेन में 26 साल के एक्स्ट्रा पायलट सर्गेई सोकोलोव भी हैं। उस दिन मैं रिलीफ पायलट था क्योंकि फ्लाइट लंबी थी और ज़रूरत पड़ने पर मुझे अपने कलीग की जगह काम करना था। पोर्चुगल में 1 महीने की मेंटेनेंस के बाद आज 10 घंटे का सफर तय करके प्लेन एयर अस्ताना के होम बेस अलमाटी कजाकिस्तान लौट जाएगा। प्लेन में 3 पैसेंजर्स ही हैं जो एयर अस्ताना का मेंटेनेंस स्टाफ है। प्लेन ब्राजील में बना एम्ब्रेयर E190 है। ये पतली बॉडी वाला सिंगल आयल ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। V1 रोटेट। फ्लाइट ठीक 1:30 बजे के बाद उड़ान भरती है। चंद सेकंड्स बाद ये क्या? टर्बुलेंस के कारण प्लेन पहले तेजी से बाईं ओर झुकता है और फिर दाईं ओर। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। शायद कंट्रोल कॉलम में दिक्कत है। एंगेज ऑटो पायलट। ऑटो पायलट ऑन। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि उन्होंने ऑटो पायलट को ऑन कर दिया और आगे की फ्लाइट को संभाला। ऑटो पायलट फेल्ड। Mayday, Mayday, Mayday. Climbing to 4,000 feet on heading 060. Kilo Zulu Romeo 1388. Roger, Mayday. हमें वापस एयरपोर्ट जाना होगा। अग्रीड। लेकिन वापस एयरपोर्ट जाना बहुत मुश्किल काम है। उस क्रू के साथ दिक्कत ये थी कि वो प्लेन को किसी भी तरह स्टेबल नहीं रख पा रहे थे। चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वापस एयरपोर्ट तक जाना मुमकिन नहीं था। इसके बाद प्लेन अचानक डाइव में चला जाता है। उनकी ऊंचाई तेजी से कम हो रही है और उसकी वजह समझना मुश्किल है। लगे रहो, हम कर लेंगे।
सरगेई, हमें पावर चाहिए। अत्यधिक जी फोर्स के कारण प्लेन टूट सकता है। 8,000 feet and climbing. Well done. पायलट सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। एक टेक्नीशियन थके हुए पायलट्स के लिए पानी ले जाता है। तुम इस एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के बारे में क्या जानते हो? उन्होंने काफी काम किया था और कुछ पार्ट्स भी बदले थे। फ्लाइट कंट्रोल से रिलेटेड कुछ किया था? हमने नए एलेरॉन केबल्स मंगाए थे। जब हमें पता चला कि एलेरॉन केबल्स को बदला गया था तो हमें लगा कि शायद यही दिक्कत का कारण हो सकता है। एलेरॉन्स दोनों विंग्स के आखिर में मौजूद फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेस होते हैं। ये ऊपर नीचे मूव करके एयरक्राफ्ट को रोल करने से रोकते हैं। कैप्टन आउशेव टेक्नीशियन को एलेरॉन्स चेक करने के लिए भेजते हैं। इनपुटिंग एलेरॉन्स राइट। जब कैप्टन कंट्रोल कॉलम को दाईं ओर घुमाएंगे तो राइट विंग एलेरॉन को ऊपर होना चाहिए। एलेरॉन नीचे जा रहा है। एलेरॉन्स रिवर्स हो गए हैं। शायद उल्टे इनपुट देकर हम एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर पाए। हमने सोचा कि दिक्कत का पता चल गया है तो चलो काम पर लगते हैं। एयरक्राफ्ट को उल्टी कमांड देनी होगी, बाईं ओर मुड़ना है तो दाएं जाने के लिए कमांड देनी होगी। आपको उस ट्रेनिंग से बिल्कुल उलट काम करना होता है जो आपको दी गई है, और ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। इसे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। लगभग आधा घंटे तक जद्दोजहद करने के बाद एक पोर्चुगीज एयरफोर्स एस्कॉर्ट आता है। एस्ट्रालाइन 1388 दो F-16 आपकी ओर आ रहे हैं। उन्हें नेविगेट करने में दिक्कत हो रही थी तो हमने सोचा F-16 की मदद से वो अच्छे वेदर कंडीशंस वाले एरिया में जा सकते हैं। एक फाइटर पायलट क्रू को साउथ में 112 किलोमीटर दूर एक मिलिट्री एयरपोर्ट बेजा की ओर डायरेक्ट करता है। रिवर्स्ड कंट्रोल्स के साथ प्लेन उड़ाना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। हम समझ गए थे कि लैंडिंग आसान नहीं होगी। रनवे से 1000 फीट से भी कम दूरी पर पायलट्स को प्लेन को लेवल करने में दिक्कत हो रही है। एयरक्राफ्ट रनवे से दूर होता जा रहा है। Go around. Going around. कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर थक चुके हैं तो अब रिलीफ पायलट कंट्रोल पर आकर लैंडिंग की कोशिश करेंगे। 1000। हम बहुत ज्यादा लेफ्ट जा रहे हैं। मैं सेंटर में लाने की कोशिश कर रहा हूं। कैप्टन तेजी से दूसरा प्लान बनाते हैं। हम उस दूसरे रनवे की ओर जा सकते हैं। 19 लेफ्ट। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। क्या लेफ्ट रनवे पे लैंड कर सकते हैं? कंफर्म्ड, आप लैंड कर सकते हैं। रॉजर। हम लैंड कर रहे हैं। हवा में 2 घंटे संघर्ष करने के बाद फ्लाइट 1388 बेजा में सुरक्षित लैंड कर जाती है। हमने कर दिखाया।
अब इन्वेस्टिगेटर्स को पता लगाना है कि प्लेन में क्या गड़बड़ हुई होगी। एयर अस्टाना फ्लाइट 1388 की इमरजेंसी लैंडिंग के 2 घंटे के अंदर पोर्चुगीज सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के इन्वेस्टिगेटर्स क्रू से पूछताछ करने बेजा एयरबेस पहुंचते हैं। क्या कोई अलर्ट या इंडिकेशंस मिले थे कि गड़बड़ कहाँ हुई है? नहीं, पर मेंटेनेंस टीम से किसी ने बताया था कि उन्होंने एयरक्राफ्ट के लिए नए एलेरॉन केबल्स को ऑर्डर किया था, और फिर जब हमने इंस्पेक्शन किया तो हमने पाया कि एलेरॉन्स रिवर्स काम कर रहे थे। इन्वेस्टिगेटर्स को रिपोर्ट को वेरीफाई करना होगा। ओके, लेफ्ट एलेरॉन दिखाओ। इनपुट्स वाकई रिवर्स हो गए हैं। ऊपर करो तो प्लेन नीचे जाएगा। ऐसे में प्लेन को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगला बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये हुआ कैसे। वो मेंटेनेंस सुपरवाइजर से मिलते हैं जिन्होंने प्लेन की मेंटेनेंस की निगरानी की थी। प्लेन में एलेरॉन मेंटेनेंस की जरूरत क्यों पड़ी? एलेरॉन केबल्स पुराने थे। 4 केबल एलेरॉन्स को ऊपर और नीचे करती हैं। हर केबल एक पुलिस सिस्टम के जरिए मूव करती है। पुलिस पर मौजूद फ्रिक्शन के कारण केबल्स वक्त से पहले घिस सकती हैं। ऑपरेटर्स ने एम्ब्रेयर से स्टेनलेस स्टील केबल्स के घिसने की शिकायत की थी, तो एम्ब्रेयर ने खामी को दूर करने के लिए एक डिजाइन बनाया और एयरक्राफ्ट में वही कॉन्टैक्टलेस सिस्टम लगाया गया था। केबल्स को विंग के जरिए गाइड करने के लिए पुलिस की जगह नए इंस्टॉलेशन में स्क्वायर मेटल फ्रेम्स लगाए गए थे, जिससे फ्रिक्शन के कारण होने वाली वियरिंग का खतरा कम हो जाता है। और स्ट्रक्चर्स टीम ने आगे क्या किया? उन्होंने पुराने केबल्स को फिर से इंस्टॉल किया। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पुराने केबल्स को इंस्टॉल करते हुए उन्हें उल्टा कर दिया। हो सकता है ऐसा किया हो। जब आप किसी एलेरॉन सिस्टम या पिच कंट्रोल सिस्टम के केबल्स बदल रहे होते हैं तो ये ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में मेंटेनेंस टीम के मैकेनिक्स को जानकारी हो। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उसके इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल सटीक हों। इन्वेस्टिगेटर्स मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स को देखते हैं कि क्या किसी ने पक्का किया था कि केबल्स ठीक तरह से लगी हैं। 26 अक्टूबर को उन्होंने एडिशनल मेंटेनेंस खत्म की और प्लेन को स्टार्ट किया। उन्हें कॉकपिट में फॉल्ट वार्निंग मिली थी। वो मेंटेनेंस सुपरवाइजर से बात करते हैं। उन्होंने उस वार्निंग का क्या किया? उन्होंने फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स को बदला था। जब उन्होंने प्लेन को स्टार्ट किया तो एरर मैसेज नहीं था। जब उन 4 फ्लाइट कंट्रोल मॉड्यूल्स को बदला गया तब वो मैसेज चला गया और प्लेन को उड़ने की क्लियरेंस मिल गई। उसके बाद एलेरॉन्स को चेक किया? हाँ बिल्कुल, हमने सारे फ्लाइट कंट्रोल्स चेक किए थे। विजुअल चेक किया था? बिल्कुल चेक किया था। वो ऊपर नीचे जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या किसी ने चेक किया कि वो सही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे? मैं यकीन से नहीं कह सकता किसी ने किया था या नहीं। किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि एलेरॉन्स कमांड दी गई डायरेक्शन से उल्टी तरफ घूम रहे थे। इन्वेस्टिगेटर्स को समझ आ गया है। जमीन पर हुई गलतियों ने आसमान में खतरा पैदा किया। ये क्या हो रहा है? मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा है। वो एक अनसुलझी और अचानक से आई सिचुएशन थी। मेंटेनेंस टीम ने इस बात पर ध्यान दिया कि एलेरॉन को लेफ्ट की कमांड देने पर वो राइट में मूव कर रहा था। कमाल की बात यह थी कि उन्होंने कैसे लॉजिकली चीजों को समझा और सॉल्व किया। उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं खोई। उन्होंने वाकई अच्छा काम किया। उस हादसे और उस पर हुई इन्वेस्टिगेशन के बाद कई सुरक्षा बदलाव किए गए। फ्लाइट कंट्रोल्स को चेक करने के लिए नए प्रोसीजर्स बनाए गए, जिसमें एलेरॉन्स की मूवमेंट को चेक करना भी शामिल था। उस हादसे ने एक मिसाल पेश की कि कैसे एक आम फ्लाइट को उड़ाने वाले क्रू ने अपनी ट्रेनिंग और प्रोफेशनलिज्म के जरिए खतरनाक हालात में फ्लाइट को बहुत अच्छे से संभाल लिया। एक और क्रू को भी जज्बा दिखाते हुए खतरनाक फैसले लेने होंगे।
क्योंकि एक धमाके के कारण प्लेन में मौजूद 293 लोगों की जिंदगी खतरे में है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। उम्मीद है कि हम अगले 2 घंटे में नरीता एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएंगे। फिलीपींस एयरलाइंस का एक बोइंग 747 33,000 फीट की ऊंचाई पर है और टोक्यो जापान जा रहा है। फ्लाइट 434 में 273 पैसेंजर्स हैं। फ्लाइट में कैप्टन एड रेयस के साथ फर्स्ट ऑफिसर जेमी हरेरा और सिस्टम्स इंजीनियर डेक्स्टर कोमेंडाडोर हैं। रेयस और कोमेंडाडोर दोनों ही एयरफोर्स पायलट्स रह चुके हैं। फ्लाइट मनीला से शुरू हुई और फिलीपींस के सेबू रिजॉर्ट में रुकी और अब यह फ्लाइट जापानीज आर्किपेलागो के करीब है। लेकिन 3 घंटों की उड़ान के बाद कैबिन में एक भयानक आवाज सुनाई देती है। मुझे ऐसा लगा कि मैं मरने ही वाला हूं। फिर लगा फ्लाइट को बचाने के लिए कुछ करना होगा। प्लेन दाईं ओर झुक जाता है। मैं कंट्रोल नहीं कर पा मेरे रहा पास है कंट्रोल। जैक्स, प्रेशराइजेशन लॉस चेक करो। तैयार रहो। चेकिंग QRH फॉर रैपिड लॉस प्रेशराइजेशन। ऑटो पायलट अब भी काम कर रहा है। वो प्लेन को रोल होने से रोकता है। आराम से घबराइए मत। डर लग रहा है। ये लो। प्लीज आप लोग अपनी सीटों पर बैठे रहिए। हेलो कैप्टन। ओके, पैसेंजर्स को शांत रखो। उनसे कहो सीट बेल्ट्स लगा लें। रोड 26 में धमाका हुआ है और एक शख्स मारा गया है। कई लोग घायल हैं और केबिन में धुआं भर गया है। फिर मैंने कहा कि मैं ऑटो पायलट के जरिए एयरप्लेन को मोड़ूंगा, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। मैंने उसे अप डाउन लेफ्ट राइट करने की कोशिश की पर कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि अब मामला काफी सीरियस हो चुका है। नाहा पाल 434 हैवी डिक्लेयरिंग इमरजेंसी। प्लेन में धमाका हुआ है, लोग मारे गए हैं। रिक्वेस्टिंग इमरजेंसी लैंडिंग एट नाहा। लैंडिंग के बाद हमें फुल इमरजेंसी सर्विस चाहिए। पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर जापान के ओकिनावा आइलैंड पर मौजूद नाहा एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। फ्लाइट कंट्रोल काम नहीं कर रहा है। धमाके के कारण एयरक्राफ्ट के कुछ फ्लाइट कंट्रोल्स फेल हो गए हैं, पर कैप्टन रेयस को नहीं पता कि वो कौन से कंट्रोल हैं। तो जब हम लो स्पीड पर नीचे जा रहे थे, मैंने फ्लाइट कंट्रोल्स को टेस्ट करने की कोशिश की और उनसे मुझे कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। हम टर्न करेंगे, डिफरेंशियल पावर यूज करनी होगी। डिसएंगेज ऑटो थ्रॉटल, पुल बैक 3 और 4। प्लेन के लेफ्ट इंजन्स पर थ्रस्ट बढ़ाकर और राइट में इंजन्स पर थ्रस्ट कम करके कैप्टन रेयस प्लेन को दाईं ओर घुमाने की कोशिश करते हैं। ट्रांसएयर 707 के पायलट्स की तरह कैप्टन रेयस मौजूद टूल्स की मदद से एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं। एसिमेट्रिक थ्रस्ट में आपको प्लेन के दोनों ओर मौजूद इंजन को एक दूसरे के अगेंस्ट काम पर लगाना पड़ता है। और अगर पास्ट की बात करें तो एसिमेट्रिक थ्रस्ट की वजह से पहले कुछ प्लेन्स को तबाही से बचाया गया था। स्पीड 225। ओके, टर्न कर रहा है। कुछ ही मिनट में एयरपोर्ट दिखने लगता है। रेयस फाइनल अप्रोच की तैयारी करते हैं। 3 ग्रीन सर। ठीक है, मैं ऑटो पायलट को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। मैनुअली लैंड करेंगे। फ्लैप्स 30 सेट है। एलिवेटर तुम संभालो, जब मैं कहूँ पुश तो पुश करना। ओके, 200 स्लाइटली लेफ्ट। करेक्टिंग, पुश। 100 50 30 पावर ऑफ। पुल। आपकी आखिरी कमांड थी पुल। हाँ, यही मेरी आखिरी कमांड थी, पुल। PAL फ्लाइट 434 धीमी होकर रुक जाती है। सब ठीक है। कई फ्लाइट कंट्रोल्स खराब हो जाने के बावजूद पायलट्स प्लेन को सुरक्षित रूप से लैंड कराते हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है।
बॉम्ब के कारण सीट नंबर 26K का पैसेंजर मारा जाता है और 10 लोग घायल होते हैं, लेकिन प्लेन के दूसरे पैसेंजर सुरक्षित हैं। ओकिनावा पुलिस डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेटर्स घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वो जानना चाहते हैं कि फ्लाइट में क्या हुआ था। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि धमाके के कारण सीट 26K के ऊपर मौजूद कई स्टील केबल्स को नुकसान हुआ था। ये केबल रडर और एलिवेटर को कंट्रोल करती हैं और साथ ही को पायलट के राइट एलेरॉन को भी। डाउनवर्ड फोर्स के कारण फ्लोर में भी छेद हो गया, जिसके कारण शायद ज्यादातर 747 के फ्यूल टैंक में मौजूद वेपर्स में आग लग सकती है। लेकिन इस फ्लाइट में सीट 26K टैंक के ऊपर मौजूद नहीं थी। खुशकिस्मती से हमने उस दिन 747 का दूसरा वर्जन उड़ाया था और उस वर्जन में वो सीट सेंटर टैंक से 2 सीट आगे थी, तो ये एक अच्छी बात थी। ओकिनावा फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स तुरंत ही धमाके से जुड़े सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। वो मलबे के सबसे बड़े टुकड़ों से शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सबसे छोटे टुकड़ों को वैक्यूम के जरिए इकट्ठा करते हैं। वो मेटल, प्लास्टिक और इलेक्ट्रिक वायर के टुकड़ों को अलग करते हैं जो कि प्लेन के नहीं हैं। इसमें एक मॉडिफाइड डिजिटल रिस्ट वॉच है और एक 9 वोल्ट बैटरी है। इन्वेस्टिगेटर्स तुरंत समझ जाते हैं कि सीट 26K के नीचे बॉम्ब फटा था। सवाल यह है कि बॉम्ब रखा किसने? इन्वेस्टिगेटर्स उस बॉम्ब के टुकड़ों को देखते हैं जो फ्लाइट 434 में फटा था। उन्हें पता चलता है कि 9 वोल्ट बैटरी सिर्फ फिलीपींस में बेची जाती है। उन्हें लगता है कि बॉम्बर वहीं का हो सकता है। कई हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ती। फिर धमाके के 1 महीने बाद पुलिस को आई एक कॉल उन्हें मनीला अपार्टमेंट की एक बॉम्ब फैक्ट्री तक ले जाती है और एक संदिग्ध को पकड़ा जाता है। रेड की खबर न्यूयॉर्क में FBI स्पेशल एजेंट फ्रैंक पेलेग्रिनो तक पहुंचती है। वो 2 साल से रैमजी यूसुफ नाम के आतंकवादी को ढूंढ रहे हैं। अगर मैं उस वक्त की बात करूं तो वो उस वक्त का सबसे बड़ा भगोड़ा था। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 1993 में बम धमाका करने के लिए रैमजी यूसुफ की दुनिया भर में खोज की जा रही थी। पुलिस मनीला अपार्टमेंट की बॉम्ब फैक्ट्री के तार PAL 434 की बॉम्बिंग से जोड़ लेती है। उस अपार्टमेंट में मिली हुई घड़ी और ओकिनावा में इस्तेमाल की हुई घड़ी दोनों बिल्कुल एक जैसी थीं। जिस तरह से कैसियो वॉच में टाइमिंग डिवाइस को छुपाया गया था, वो परेशान करने वाला था। पर क्या वो बॉम्ब फैक्ट्री को यूसुफ से जोड़ सकते हैं? पुलिस फिंगरप्रिंट्स चेक करती है और रैमजी यूसुफ का मैच ढूंढ लेती है। अब इन्वेस्टिगेटर्स जानना चाहते हैं कि रैमजी यूसुफ प्लेन में बॉम्ब लेकर कैसे गया। बॉम्ब फैक्ट्री में पकड़े गए सस्पेक्ट की पहचान अब्दुल हकीम मुराद के तौर पर होती है। वो बॉम्ब बनाने में यूसुफ की मदद करने की बात मान लेता है। गिरफ्तारी के 67 दिन बाद वो आखिरकार उगल देता है कि यूसुफ फ्लाइट 434 में बॉम्ब लेकर कैसे गया। मुराद ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि यूसुफ कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन की बोतल में नाइट्रोग्लिसरीन छिपाकर ले गया था। बॉम्ब के बाकी हिस्से अपने जूते की हील में छिपाकर यूसुफ मनीला में फ्लाइट बोर्ड कर लेता है। उस समय के ज्यादातर एयरपोर्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स सिर्फ टखनों के ऊपर मेटल डिटेक्ट कर सकते थे।
डिजिटल रिस्ट वॉच एक टाइमर है जो एक नाइट्रोग्लिसरीन की बोतल के अंदर डेटोनेटर से वायर्ड है। 2 9 वोल्ट की बैटरी और एक लाइट बल्ब फिलामेंट से उसे जलाने के लिए चिंगारी मिलती है। यूसुफ टाइमर को इस तरह सेट करता है कि जब प्लेन फ्लाइट के अगले स्टेज पर क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचेगी तो बॉम्ब फट जाएगा। फिर वो बॉम्ब को अपनी सीट के नीचे प्लांट कर देता है और सेबू में उतर जाता है। चार घंटे बाद बॉम्ब फट जाता है। बॉम्ब फैक्ट्री से जब्त किए गए लैपटॉप में FBI इन्वेस्टिगेटर्स को 12 प्लेन्स में आतंकवादियों के इसी तरह बॉम्ब लगाने के प्लान का पता चलता है। सभी बॉम्ब्स 6 घंटे के अंदर ही ब्लास्ट हो जाते और ऐसे में यकीनन एक से ज्यादा एयरलाइन डिजास्टर होते। FBI यूसुफ पर $2 मिलियन का इनाम रखती है। यह तरीका काम आता है। एक नया रिक्रूट सामने आता है। यूसुफ को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया जाता है। फिलीपींस एयरलाइंस में और 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बॉम्बिंग के लिए उसका यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रायल होता है। उसे अमेरिका की सबसे सुरक्षित फेडरल प्रिजन्स में 240 साल की सजा मिलती है। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मेरे पास है कंट्रोल। डेक्स, प्रेशराइजेशन लॉस चेक करो। तैयार रहो। इन तीनों हादसों में जो चीज मैंने साफ तौर पर देखी वो थी टीम वर्क। हम दूसरे रनवे पर जा सकते हैं। 19 लेफ्ट। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कैप्टन ने परफेक्ट लैंडिंग की थी। उसे सेंटर लाइन के लेफ्ट में रखा और हम बहुत तेज स्पीड में ग्राउंड पर लैंड कर पाए, एकदम सेफली। वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे ताकि प्लेन को स्टेबल सिचुएशन में रखा जा सके और फ्लाइट को सेफली लैंड कराया जा सके। Go around! Going around. उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट और पैसेंजर्स को बचाने के तरीके सोचे। उन्होंने कामयाब होने तक लड़ाई की और बहुत दिमाग लगाकर काम किया।